What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 11 of GNG 3.0 और आज की क्लास में बच्चों हम खत्म करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि होने वाला है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का ऑलरेडी एक पार्ट आ गया था और आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखा। जल्दी से जाके कमेंट्स में अटेंडेंस लगा दो। शुरू करते हैं अगला चैप्टर। मतलब चैप्टर तो शुरू हो ही चुका है, आज तो खत्म करना है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, हम लोग बच्चों लास्ट क्लास तक इंसेंटिव्स की बात कर चुके थे। यानी अगर मैं एलिमेंट वाइज बोलूं तो सुपरविजन हो गया, मोटिवेशन हो गया। आज बारी करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है लीडरशिप। ठीक है बेटा। अब सर लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई देखो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, राइट? यानी आप उस तरीके से सोचो कि जैसे एक मूवी का डायरेक्टर है तो भाई मूवी का डायरेक्टर शुड हैव टू बी अ लीडर। नो, अगर वो अच्छे से लीड ही नहीं करेगा पूरी टीम को तो अच्छी मूवी कैसी बनेगी भाई? नहीं बन पाएगी ना, है ना। अब देखो, मैं रिसेंटली धुरंधर देख के आया तो भाई धुरंधर मूवी के डायरेक्टर को भी फुल प्रेज किया लोगों ने। क्यों प्रेज किया? क्योंकि डायरेक्शन अच्छा है, हर चीज को प्रॉपर्ली लीड करके चले, है ना। तो लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बेटा पूरे के पूरे डायरेक्टिंग में। क्या है लीडरशिप? लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। जब आप इन्फ्लुएंस करते हो, क्या इन्फ्लुएंस करते हो? लोगों का बिहेवियर। लोग आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। फीचर्स क्या होंगे बच्चों? लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। सबसे पहले एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसको दूसरे खुद से फॉलो करें, उनको पुशफुली फॉलो ना कराना पड़े। सेकेंडली, लीडर्स ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। एक लीडर हमेशा दूसरे के बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करता है। नंबर 3, इट शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। लीडरशिप में अच्छे रिलेशनशिप्स भी बिल्ड होते हैं लीडर और उसके फॉलोअर्स के बीच में। नंबर 4, इट इज टू अचीव अ कॉमन गोल। हमेशा फोकस यही रहता है लीडर का भी और फॉलोअर का भी कि वो अच्छे से कॉमन गोल यानी ग्रोथ को फॉलो कर पाए बेसिकली। अगला आता है बच्चों, लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सिंपल। अब ये आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। 3 स्टाइल्स हैं बच्चों। पहले मैं आपको तीनों समझा देता हूं, फिर पढ़ा दूंगा। यार पढ़ना क्या है, समझना इंपॉर्टेंट है, समझो। 3 स्टाइल्स हैं। पहला होता है ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, तीसरा होता है लेजी फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक को हम अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ा दूंगा। पहले मतलब समझो। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है भैया आई एम दी ओनली बॉस। मुझे आपसे कुछ सुनना नहीं है, मुझे आपसे कोई सजेशन नहीं चाहिए, मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं चाहिए। मैंने जो बोला वो करने का तो करने का, राइट। ये हो गया ऑटोक्रेटिक। ऐसे लोग बहुत ज्यादा थोड़े से स्ट्रिक्ट चीजों में बिलीव करते हैं। ये चाहते हैं बस इनके ऑर्डर्स फॉलो करे जाएं और सामने वाला कुछ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करे। ठीक है, जैसे वो नॉर्थ कोरिया में चलता है ना, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चलता है वहां पे कि भैया फॉलो करके चलना ही है। हिटलर का स्टाइल हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोल सकते हैं, राइट। बहुत ज्यादा डॉगमेटिक होते हैं, मतलब इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको क्रॉस क्वेश्चन करे या इनकी बात काटे। इनको चाहिए कि जो हमने बोला वो एज इट इज फॉलो किया जाए। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ लीडरशिप है जो आजकल हमें अच्छी कंपनीज में सब जगह देखने को मिलता है। डेमोक्रेटिक में बोथ वे कम्युनिकेशन होता है कि मैंने आपको कुछ बताया, आपके पास कुछ अच्छा आइडिया है, आप उसको क्रॉस कर सकते हो। मेरे पास कुछ और अच्छा फीडबैक है, मैं आपको वापस से फीडबैक दूंगा, फिर हम डिस्कस करके एक बेटर ओपिनियन पे, एक बेटर कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ये होता है डेमोक्रेटिक। ठीक है। डेमोक्रेटिक में बोथ वेज कम्युनिकेशन होता है, दोनों आपस में अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन रहती है। फ्री रेन तो बिल्कुल ही फ्री कर देना, यानी कि सब कुछ आप ही करो, सब कुछ सबऑर्डिनेट्स ही करें। लीडर बोलता है मैंने एक बहुत केपेबल टीम बना दी है, इस टीम को मेरी जरूरत ही नहीं है, ये टीम अपने आप ऑटो चल पड़ेगी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें सिर्फ क्या करना है, एज अ लीडर सिर्फ रिसोर्सेज अरेंज करके देने हैं और बाकी टीम सब कुछ खुद कर लेगी। इसको बोलते हैं फ्री रेन। तो 3 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल्स हैं बेटा। सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक में क्या होगा कि बस लीडर जो है ना वो सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है बस। मतलब यहां पे जो है जो कम्युनिकेशन चलेगी, आप ये डायग्राम एज इट इज बना के आना, वो बस नीचे की तरफ चलेगी, बस ये
ऊपर की तरफ, इधर की तरफ बिल्कुल नहीं चलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लीडर ही ऊपर रहेगा और ये नीचे बस डायरेक्शंस देगा। इसको कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग, कोई उल्टा सीधा चीज नहीं चाहिए। ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट, ही सेंट्रलाइज पावर। सेंट्रलाइज समझ गए ना, सब कुछ उसके हाथ में रखेगा वो। एंड ही एक्सपेक्ट्स, लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चनिंगली। सवाल नहीं चाहिए मुझे भाई, बस जो मैंने बोला उसको फॉलो करो। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ऑटोक्रेटिक। ऑथोरिटेटिव भी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव क्या है, देखो बड़े ध्यान से। लीडर इधर बता भी रहा है, इधर से सुन भी रहा है, बता भी रहा है, सुन भी रहा है, बता भी रहा है, सुन भी रहा है। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, बना के आना है। ठीक है। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद द एम्प्लॉइज। कंसल्ट करेगा, उनकी पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करेगा उसको। ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी। अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, डिसेंट्रलाइज करता है। एंड लीडर्स फॉलो द ओपिनियंस ऑफ द मेजॉरिटी। लीडर्स हमेशा मेजॉरिटी के ओपिनियन को फॉलो करके चलते हैं। परफेक्ट। फ्री रिन या लेजी फेयर, देखो लीडर ऊपर बैठा है, लीडर ने बस रिसोर्सेज अरेंज कर दिए, बाकी टीम आपस में डिस्कस करके सब कुछ कर रही है। राइट। दीज स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कंप्लीट डेलीगेशन बच्चों इसके अंदर होता है, सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्व्स टेक डिसीजंस। इन दिस स्टाइल लीडर अवॉइड्स पावर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कौन से स्टाइल में लीडर डॉगमेटिक होता है, ऑटोक्रेटिक में। कौन से स्टाइल में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, बोथ वे कम्युनिकेशन अलाउ करी जाती है, डेमोक्रेटिक में। कौन से स्टाइल में लीडर अवॉइड्स पावर, फ्री रिन में। ठीक है। ही सर्व्स ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट्स। एक डिफरेंस दिया हुआ है, जल्दी से देखो। डिसीजन मेकिंग यहां सिर्फ लीडर करेगा, यहां मिलजुल के करेंगे, यहां सबऑर्डिनेट्स करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन वन वे, टू वे, फ्री फ्लो, कहीं कोई किसी से कुछ भी बात करे। मोटिवेशन यहाँ पे फियर पनिशमेंट ज्यादा होता है, नेगेटिव मोटिवेशन ज्यादा होता है। यहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, यहाँ पे तो वो खुद ही कर रहे होते हैं, सेल्फ डायरेक्शन होता है, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। डेलीगेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पे कुछ हद तक होती है, यहाँ तो पूरी कंप्लीट डेलीगेशन हो जाती है। उसके बाद फोकस लीडर पे, यहाँ पे पूरे ग्रुप पे, यहाँ पे ओवरऑल इंडिविजुअली आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। रोल ऑफ लीडर, लीडर यहाँ पे सब कुछ बताएगा, डायरेक्शंस देगा, यहाँ टीम वर्क मेंटेन करेगा और वहां पे सिर्फ रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ नहीं होता, क्योंकि ये तो बस आई स्टाइल है, बस मैं जो बोलूंगा वो। यहाँ पे होता है स्कोप फॉर इनिशिएटिव, क्योंकि इसको हम वी स्टाइल बोलते हैं, हम मिलजुल के करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ आई विद वी। और ये है हमारे पास फुल स्कोप है यहाँ पे तो, क्योंकि ये यू स्टाइल है। आप कीजिए ना, हम देख रहे हैं आपको, आप कीजिए। ठीक है बेटा। आखिरी एलिमेंट आ रहा है कम्युनिकेशन। बहुत आसान, मतलब मुझे बेस्ट लगता है ये एलिमेंट। कम्युनिकेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग या दो से ज्यादा लोग, भाई ग्रुप भी तो बैठ जाता है दोस्तों का, कि ठीक है भाई आज शाम को पार्टी में चलेंगे, सैटरडे को बैठेंगे सब दोस्त मिलजुल के, आज फन करेंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ मिलके अपने आइडियाज, थॉट्स, सजेशंस, ओपिनियंस, फीडबैक, क्रिटिसिज्म, रूमर्स, कुछ भी डिस्कस करते हैं, वो सब कम्युनिकेशन है ना। अब कम्युनिकेशन फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। जब रिटर्न में होता है, प्रॉपर अच्छे वर्ड्स के साथ होता है, वो फॉर्मल है। अब इनफॉर्मल तो तुम सब जानते हो, कैसे तुम अपने दोस्तों को फोन करके बात करते हो उनसे, इनफॉर्मल सब जानते हो तुम, राइट। देखो क्या है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर होना, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। डिफरेंट मीन्स मतलब वन ऑन वन, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हो सकती है, वाया कॉल हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, चिट्ठी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार, बहुत सारे मीन्स है। उसके बाद कम्युनिकेशन का प्रोसेस है बच्चों, जिसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। देखो कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा सेंडर से। कहाँ से शुरू होगा, सेंडर से। सेंडर कौन है, मैसेज भेजने वाला। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिंटू के दिमाग में कोई चीज आई, उसने चिंटू को बतानी है, चिंटू ने चिंटी को बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले चिंटू कौन है, सेंडर, उसके दिमाग में एक मैसेज है। अब चिंटी उसका देख के तो उसका दिमाग नहीं पढ़ पाएगी भाई, उसको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। चिंटू जो है चिंटी के सामने जाए खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, चिंटी कह रही है हाँ, कह रहा चिंटी कह रही है हाँ, चिंटू कह रहा चिंटी कह रही है
भाई क्या हो गया तेरे को? तो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको जब तक वो अपने थॉट्स को दिमाग से निकाल के एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो उसको अपने जो मैसेज है या जो आइडिया है उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को बोलते हैं एनकोडिंग। लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं बच्चों? एनकोडिंग। जैसे मैं अपने शब्दों को आप तक पहुंचाने के लिए एनकोड कर रहा हूं, मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स है उनको समझाने के लिए आपको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूं ना, तो एनकोडिंग हो रही है। एनकोडिंग के बाद हम एक मीडिया यूज कर रहे हैं। मीडिया कौन सा? जैसे हमारे बीच में मीडिया है इंटरनेट। इंटरनेट क्या करेगा? अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चेन्नई में बैठ के देख रहे हैं या जो किसी ऐसी स्टेट में बैठ के देख रहे हैं जहां पे हिंदी नहीं चलता, तो वो क्या करते हैं? वीडियो को ऑटो डब कर लेते हैं। ऑटो डब कर लेते हैं किसके अंदर? इंग्लिश में। तो एआई उसको ट्रांसलेट कर देता है ना? तो ट्रांसलेट जब हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं कि डीकोडिंग हो रही है। तो यहां से मैंने कन्वर्ट करा कि मैं समझा पाऊं, फिर यहां पे कन्वर्ट हुआ कि सामने वाले को समझ में आ जाए, है ना? तो एनकोड डीकोड दोनों होता है। एक चीज है कि मैंने क्या समझाया, एक चीज है कि सामने वाले को क्या समझा। तो दोनों चीजें हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग। डिकोडिंग के बाद बेटा रिसीवर आ जाएगा। भाई इसको बात समझ में आएगी फिर कि भैया ठीक है क्या बात है क्या नहीं है, और फिर ये रिसीवर जो है रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? फीडबैक देना। रिस्पॉन्ड भी तो करेगा ना, जवाब भी तो देगा। तो टोटल जो है 7 एलिमेंट्स हो गए बेटा हमारे। सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक। ठीक है। अब कई बार इसके बीच में कहीं पे भी कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलेंगे नॉइस। नॉइस का क्या मतलब है? नॉइस का मतलब बच्चों कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो चलते चलते ग्लिच हो जाए तो वो भी एक नॉइस है। आपसे फोन पे बात करूं नेटवर्क चला जाए, वो भी एक नॉइस है। फोन पे बात कर रहा हूं पीछे से कोई ढोल बैंड वाले आ गए, वो भी एक नॉइस है। तो नॉइस का मतलब डिस्टर्बेंस होता है, सिंपल। ठीक है। ये बच्चे हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाता है। अब कम्युनिकेशन कितने तरीके की है मैंने आपको अभी बताई। फॉर्मल, इनफॉर्मल। अरे सर ये तो हम समझ गए। फॉर्मल कौन सी होगी जल्दी बताओ भाई? जब ऑफिशियल मैटर्स पे चर्चा होगी, जहां पे सिर्फ काम की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स की बात होगी। whenever there is an exchange of views, message, information relating to official matters, जैसे टास्क असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना, अथॉरिटी ग्रांट करना, या फिर टारगेट सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा नॉर्मली रिटन फॉर्म में होती है, जनरली रिटन फॉर्म में होती है। इट टेक्स प्लेस इन रिटन फॉर्म। अब क्या क्या फीचर्स होंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के? फीचर नंबर 1, इट इज गोल ओरिएंटेड। ये बच्चों नंबर 1 गोल ओरिएंटेड होगी। गोल ओरिएंटेड का मतलब हमेशा गोल्स पे फोकस्ड होगी, टारगेट्स पे फोकस्ड होगी, काम की बात होगी, फालतू बात नहीं होगी इसके अंदर। नंबर 2, ये काफी सिस्टमैटिक होगी बेटा। सिस्टमैटिक का मतलब एक वे होगा, एक ऑर्डर होगा, उसी ऑर्डर में बातचीत होगी। नंबर 3, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे आपको पता रहेगा कि इंफॉर्मेशन कहां से शुरू हुई है, बात कहां से शुरू हुई है, किसने स्टार्ट करी, तो सोर्स ढूंढना बहुत आसान होता है। नंबर 4, इम्पर्सनल। बेटा यहां पे कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होती। आप कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या हो रहा है जीवन में, उससे कोई मतलब नहीं है इनको, काम की बात होनी चाहिए। नंबर 5, डिले इन इंफॉर्मेशन। कई बार जानकारी इसमें डिले भी हो जाती है। क्यों डिले हो जाती है? क्योंकि एक चेन को फॉलो करके चलते हैं कि भैया ए बी से बात करेगा, बी सी से, सी डी से, तो कई बार चेन के चक्कर में ना इंफॉर्मेशन डिले हो जाती है। ठीक है सर, बढ़िया सर। इनफॉर्मल को हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ग्रेप वाइन, GRAPEVINE। ग्रेप वाइन का मतलब होता है कि बस हालचाल पूछना, सुख दुख बांटना, मौज मस्ती काटना, ये सब इनफॉर्मल है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, पता नहीं कौन सी बात कब कहां से निकल आए, रूमर्स, ये सब। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये यूजुअली इंटरेक्शंस, सामाजिक इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक्स, नॉन ऑफिशियल मैटर्स, ये डिस्कस होते हैं बेटा यहाँ पे। इसकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन या पाथ नहीं है। नो फिक्स डायरेक्शन, नो फिक्स्ड पाथ। ठीक है। ये बच्चों साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पे फोकस्ड रहेगी, यानी इसका जो मेन फोकस है ना वो ये है कि आपको स्ट्रेस फ्री करना। तुम्हारे दिमाग में कुछ है, तुम शेयर करना चाहते हो, तुम करो, तुम्हें रोका नहीं जाएगा। ठीक है। नंबर 2, फास्ट होती है। भाई कोई ऑर्डर ही फॉलो नहीं करना, कुछ भी, जिसको कुछ भी करना है व्हाट्सएप भेज दो, कॉल कर लो, बहुत फास्ट होगी। रूमर्स बहुत फैलते हैं इसके अंदर, उल्टी सीधी चीजें बहुत फैलती हैं। जैसे वो चिंटू वाली कहानी सुनाई थी ना तुम्हें, चिंटी का स्कूटर खराब हो गया, चिंटू ने कहा चल मैं तो ये घर छोड़ देता हूँ, अगले दिन उसके दोस्त, हाँ चिंटू, वो तब तक रात तक तो व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा हो चुकी होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाती है।
डिस्टॉर्टेड का मतलब है बच्चों की इधर से उधर चली जाती है, टूट फूट जाती है। मैंने आपको कोई 10 बात बताई, आपने 2 गायब कर दी, आपने आगे 8 पहुंचाई, अगले वाले ने 5 गायब कर दी, उसने आगे 5 ही पहुंचाई, तो डिस्टॉर्टेड होती है बहुत ज्यादा। उसके बाद लीकेज भी हो जाती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की। कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब होता है, मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन कई बार लीक भी हो जाती है बच्चों। तो ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में चलता है। अब बोलता है बच्चों कि क्या इनफॉर्मल हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिकली एक टूल बन सकता है, तो हम बोलते हैं यस। मैनेजर्स ना एक्चुअल फीडबैक लेने के लिए, अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, अच्छी टीम बनाने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। देखो बोल रहा है मैनेजर्स कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप। सबसे पहले तो अगर कोई कम्युनिकेशन गैप बिल्ड हो रहा है तो मैनेजर्स वहां पे जनरल डिस्कशन करके उस गैप को खत्म कर सकते हैं। नंबर 2, ये बहुत फास्ट होती है, तो अगर आपको कोई भी चीज फटाफट कम्युनिकेट करनी है तो इनफॉर्मल को यूज कर लो, फॉर्मल चेंज की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर आपको ट्रू और एक्यूरेट रिस्पॉन्स चाहिए अलग अलग पॉलिसीज पे तो इनफॉर्मली ही देगा, सबऑर्डिनेट फॉर्मल तो नहीं दे पाएगा। चौथा, इनफॉर्मल काफी इमोशनल रिलीफ देता है एम्प्लॉइज को, इमोशनल स्ट्रेस फ्री कर देता है वो एम्प्लॉइज को, तभी चीजें बेटर हो पाती हैं। क्योंकि देखो इंसान तभी अच्छे से काम करता है जब वो इमोशनली भी साउंड है, जब उसको मेंटली भी कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो तो इनफॉर्मल से ही रिलीव होगा, है ना। परफेक्ट सर। अरे चिड़िया को क्या हो गया, मेरी खिड़की पे आके ठक 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 कर रही है, खाना चाहिए चिड़िया को। लो बच्चों, फॉर्मल इनफॉर्मल का एक डिफरेंस है, ये आप रीड करेंगे एक बार जल्दी से। सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई सेम वही लिखी हुई है, ठीक है। सॉर्टेड हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब आ जाओ बैरियर्स पे। सर जब हम बातचीत करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कई बार कम्युनिकेशन में ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बैरियर्स आती हैं कि भाई मैंने कुछ बोला, सामने वाले को समझ में नहीं आया, मैं कुछ कहना चाहता हूं, सामने वाले ने कुछ समझ लिया। तो ये सब कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपका ध्यान तो कहीं और ही है, हाँ मैं कल स्कूल जाऊंगा, फिर उसकी शक्ल देखूंगा, उससे मिलूंगा, हो 12वीं खत्म होने वाली है, कुछ दिन बचे हैं, फिर पता नहीं वो मिलेगा या मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है भाई, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगी यार, समझ रहे हो। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स बच्चों हो सकते हैं। कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं? सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। अब देखो नीड्स में फिजियोलॉजिकल वर्ड यूज हुआ था, बैरियर्स में साइकोलॉजिकल है, ठीक है। अब मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये किस किस चीज से रिलेटेड है। देखो बच्चों, जो सिमेंटिक होता है ना, सिमेंटिक बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक रिलेटेड होता है एनकोडिंग डिकोडिंग से। एनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब कि मैं कुछ समझाना चाह रहा था, आपने कुछ समझ लिया। साइकोलॉजिकल रिलेटेड होता है स्टेट ऑफ माइंड से, कि मेरा माइंड पहले से व्यस्त था या कहीं और फोकस्ड था, तो मेरी साइकोलॉजिकल बैरियर इसको बोलते हैं जब स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा एक्टिव नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। और पर्सनल का मतलब कि भाई मुझे पर्सनली कोई इंसान पसंद नहीं है तो मैं उससे बात नहीं करूंगा ना यार, सिंपल सी बात है, वो पर्सनल बैरियर हो सकता है। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं, सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। चारों को बहुत अच्छे से देख के चलेंगे। नंबर 1 सिमेंटिक। देखो क्या बोल रहा है, सिमेंटिक में बोल रहा है बेटा कि कई बार सेम वर्ड्स और सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से लोग समझ लेते हैं, यानी वही एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम। मैं कुछ बताना चाहता हूं, सामने वाले ने कुछ समझ लिया, एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम। सेम वर्ड्स और sentences can be understood differently by different people, which means a difference in understanding level of the employees। इसके सर मेन कॉज क्या होते होंगे बच्चों? देखो जो इसके मेन कॉजेज होते हैं ना, वो होते हैं नंबर 1 बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस का मतलब कि मैंने समझाया ही बहुत खराब तरीके से, मतलब मुझे समझाना ही नहीं आया, यानी कि जो शब्द मुझे प्रयोग करने चाहिए थे मैंने वो प्रयोग ही नहीं करे। सपोज मैं यही चैप्टर आपको समझा रहा हूं, तो अगर मैं बिल्कुल बेकार तरीके से समझाऊंगा ना तो आपको समझ थोड़ी ना आएगा, फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो गुड कम्युनिकेशन के लिए पहले एक अच्छा एक्सप्रेशन भी तो चाहिए भाई, मैं एक्सप्रेस भी तो करूं अपनी बात को अच्छे से। तो अगर मैसेज समझाया ही बेकार गया है तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा? तो पहला बैरियर होता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। दूसरा होता है बच्चों सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज बेटा, हर शब्द के 2-2 3-3 मीनिंग होते हैं, राइट। प्रिंसिपल प्रिंसिपल, चेक चेक, राइट। अब मैं चेक बोल रहा हूं CHEQUE, आपको समझ में आ रहा है चेक। मैं बोल रहा हूं
राइट, राइट, WRITE, आप लिख रहे हो RIGHT, राइट। तो हर चीज के ना अलग अलग मतलब है इंग्लिश के अंदर, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब हम कैपिटल कुछ और समझा रहे हैं कॉमर्स वाले, सामने वाला कैपिटल कुछ और समझ रहा है साइंस वाला, ये भी तो दिक्कत है। हम ड्राइंग्स कुछ और समझा रहे हैं, वो ड्राइंग कुछ और समझ रहा है। तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स हैं। हर शब्द के, हर लोगों के, हर साइन के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, तो भी समझने समझाने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। तीसरा बोल रहा है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। फॉल्टी का मतलब गलत, ट्रांसलेशन का मतलब ट्रांसलेट करना। तो कई बार क्या होता है बच्चा, दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं जिनकी मदर टंग अलग अलग है। अब सपोज हमारी मदर टंग हो गई हिंदी, किसी और की मदर टंग हो गई इंग्लिश। अब हम उससे डिस्कस कर रहे हैं कुछ, हम उससे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब जब हम उससे डिस्कस कर रहे हैं तो अगर वो मुझे कुछ बोलेगा, मुझे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मैं उसको कुछ बोलूंगा, उसको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अगर बीच में ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गई, मैंने कुछ और बोला, उसने कुछ और समझ लिया, तो मीनिंग कुछ और ही निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो जब ऐसा हो कि दो लोग जिनकी मदर टंग अलग अलग हो, तो ट्रांसलेटर बीच में बढ़िया चाहिए। अगर वो ट्रांसलेटर अच्छा नहीं होगा ना, तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, राइट। चौथा बोल रहा है अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। कई बार बोल रहा है कि सामने वाला ना आपकी बात को क्लियर नहीं करता, बिना क्लैरिटी के ही खुद ही अज्यूम कर लेता है चीजें। मतलब मैंने कुछ और समझाया, आपने उसको ध्यान से क्लैरिफाई नहीं करा मेरे से, और खुद ही अज्यूम कर ली चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं? अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। तब भी कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। इसके बाद आ रहा है बच्चों टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है कि जब कुछ एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे लॉयर्स लीगल वर्ड्स यूज करते हैं। डॉक्टर पर्चे पे क्या लिखता है किसी को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि टेक्निकल जार्गन है, वो अपनी टेक्निकल वर्ड्स में लिख रहा है, हमें थोड़ी ना समझ में आएगा। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। कई लोगों की बॉडी लैंग्वेज और शब्द मैच ही नहीं करते। मैं तुमको बोलूं बेटा बढ़िया समझ में आ गया ना? हाँ सर मस्त समझ में आया। मैं कहा बेटा डाउट क्लियर हो गया? नहीं सर बिल्कुल क्लियर नहीं हुए डाउट्स, आई हैव अ डाउट सर। मतलब क्या हो रहा है? मेरी बॉडी लैंग्वेज कहीं और जा रही है, मेरे शब्द कहीं और जा रहे हैं। तो टीचर भी कंफ्यूज कि भाई ये क्या कहना चाहता है, गड़बड़ होगी या नहीं होगी। तो ये भी एक कौन सा बैरियर हो गया? सिमेंटिक। देखो सारे के सारे समझने समझाने से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स है। परफेक्ट, बढ़िया सर। नाउ आई हैव साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल मतलब स्टेट ऑफ माइंड। मेरा माइंड बिजी था जब मैं कुछ इस तरीके की चीजें डिस्कस कर रहा था। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है बच्चों। नंबर 1 प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। सर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है बात खत्म होने से पहले ही चीजें मान लेना। जैसे मैं बोलने वाला था बेटा कल संडे है, तो संडे को ना कल तुम्हारी, बच्चे पहले शुरू हो गए हाँ सर हाँ हमें बताया छुट्टी होगी। मैं कहा नालायको, तुमने खुद से शुरू कर दिया। मैं तो ये कहने वाला था कल 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, बच्चे कह रहे हैं खुद से अरे सर हर संडे तो छुट्टी रखते हो, छुट्टी होगी हमें पता है। तो ये क्या हो गया? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। पहले ही, अभी मेरी बात मैच्योर ही नहीं हुई, तुमने पहले ही इवैल्यूएट कर ली, तो फिर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, राइट। इसके बाद आता है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन मतलब वही जो तुम्हें अभी एग्जांपल दिया, तुम तो खोए हो किसी और के ख्यालों में, तुम्हें मेरी बात कहां समझ में आएगी भाई? हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, याद आएगी उसकी? हाँ, दिस इज लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। उसके बाद लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन जो तुम्हारे साथ होता है, घर से याद करके जाते हो, पेपर तक जाते जाते भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि हम चीजें रिटेन नहीं कर सकते, ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर सकते बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई बात बोली कि यार मिस्टर एक्स ना 2 दिन बाद आएंगे, मैं आज बाहर जा रहा हूं, आप प्लीज मेरा मैसेज उनको दे देना। तुम 2 दिन तक भूल ही गए मैंने आधा क्या बताया था। तो पुअर रिटेंशन होता है कई बार। एंड लॉस बाय ट्रांसमिशन, कि बीच में से ही लोग बातें भूलते रहते हैं, तो जब चेन में चलती है ना कम्युनिकेशन, तो वो पूरा मैसेज नहीं पहुंच पाता। दिस इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। आखिरी होता है डिस्ट्रस्ट, यानी कि मुझे भरोसा नहीं है किसी पे। भाई मुझे अगर भरोसा ही नहीं है तो मेरा माइंडसेट उसको क्यों सुनेगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस पर भरोसा ही नहीं करता। तो अल्टीमेटली ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद आते हैं बाबू हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये बहुत आसान है। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बांटी गई है, उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस क्या है। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लगभग एक ही है बेटा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज कई बार बहुत रिजिड होती हैं, जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ ही नहीं करती। मतलब कम्युनिकेशन वो उसके वो इंपॉर्टेंस ही नहीं देती।
पॉलिसीज को है बस काम पे बात होनी चाहिए, फालतू नहीं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स हो सकते हैं, रेगुलेशंस हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन को अलाउ नहीं करते। इसी तरीके से स्टेटस डिफरेंस, भाई ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को स्टेटस का भी तो फर्क लगता है ना, कि मैं तो टॉप लेवल पे हूं, मैं लोअर वाले से क्यों बात करूं, क्यों चर्चा करूं, उसको मैंने मिडिल लेवल दिया तो है बातचीत करने के लिए, वो मेरे तक क्यों आए। तो ये स्टेटस की वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल बना हुआ है, स्ट्रक्चर के अंदर आपने इतना ज्यादा गैप बनाए हुए हैं कि बातचीत सही से हो ही नहीं पाती, वो हो गया। और लास्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज। बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ना प्रॉपर फैसिलिटीज देती हैं, जैसे फीडबैक बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स। आपको कोई कंप्लेंट है, आप कागज पे लिख के उसमें डाल जाओ, नाम भी मत लिखो, पता ही नहीं किसने लिखा है, और कंप्लेन का पता भी चल गया और अल्टीमेटली आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे ही फीडबैक दे सकते हो। बट कुछ जगह ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं होता ठीक से। ठीक है, लास्ट होता है बच्चों पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है सेंडर रिसीवर का आपसी रिलेशनशिप्स, है ना। आप चिंटू चिंटी की नहीं बनती तो वो बातचीत नहीं करेंगे भाई ठीक से, बनती है बहुत तो बढ़िया बातचीत करेंगे। जैसे सबसे पहला बोल रहा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको लगता है यार ये केपेबल ही नहीं है, तो वो उससे क्या बात करेगा, है ना, वो उसका एक पर्सनल थॉट प्रोसेस है। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, सामने वाले को कुछ भी अच्छा सजेशन देने पे, आइडिया देने पे कुछ इंसेंटिव ही नहीं मिलता, उसको लगता है यार मुझे अप्रिशिएट तो किया नहीं जाता, फिर मैं क्यों ही कोई सजेशन दूं, है ना, तो मेरा मन ही नहीं करता पर्सनली, पर्सनल बैरियर हो गया। उसके बाद फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई सजेशन दूं और मेरा बॉस मुझे डांट ही ना दे या मुझे कह ही ना दे कि यार तू आदमी है क्या है, तू ऐसे सजेशन क्यों देता है बार बार बेकार बेकार। तो मुझे कई बार डर लगता है कि मेरी अथॉरिटी ना चैलेंज हो जाए, इसीलिए मैं उस चीज का कोई सजेशन ही नहीं देता। उसके बाद लास्ट होता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, चुपचाप बैठ जाते हैं, तो वहां पे भी बेटा एक पर्सनल बैरियर है कि उनको अगर कम्युनिकेट करना ही नहीं है तो फिर क्यों ही बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं, ये भी एक बैरियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट आता है बच्चों की आप इस इफेक्टिवनेस मतलब इस बैरियर्स को कैसे दूर कर सकते हो। ये बस रीड ओनली पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल से हैं, आपको बस पता होने चाहिए कि बैरियर्स को कैसे दूर किया जाए। जैसे आइडिया क्लैरिफाई करो बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से पहले सोच लो कि आप किस चीज पे चर्चा करने वाले हो, बात करने वाले हो। दूसरा, रिसीवर के हिसाब से बात करो, जो चीज रिसीवर के लिए इंपॉर्टेंट है उससे बात करो। देखो जब मैं पढ़ाता हूं ना बच्चों, तो मेरा पैटर्न हमेशा ये रहा है कि मैं तुम्हें वो पढ़ाऊं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अब टाइम पास करने को तो जितना मर्जी कर लो भाई, 2-2 घंटे के भी लेक्चर बना सकता हूं, बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे टाइम की भी अहमियत है, तुम्हारे पास भी 5 सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे पास भी लिमिटेड टाइम है, तो मुझे उतना पढ़ाना है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पेपर में आएगा, जिससे तुम 100 में से 100 ले आओगे। बाकी तो हर चीज के लिए गूगल है ना यार तो हमेशा रिसीवर की नीड्स के हिसाब से कम्युनिकेट करना चाहिए, तब आप बढ़िया रहोगे। अगला, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, कई बार दूसरों से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप किसी नई चीज पे बात करने वाले हो तो कंसल्ट कर लो कि देखो क्या ये सही है। नंबर 4, अपनी लैंग्वेज का, टोन का, कंटेंट का बहुत ध्यान रखो। लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो, टोन क्या है, कभी हाई टोन में बोलना है या लो टोन में बोलना है, कंटेंट क्या है, हर चीज का ध्यान रखो। उसके बाद हमेशा वो चीज बताओ लिसनर को जो उसको वैल्यू दे सके, जो उसके जीवन में कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन कर सके। उसके बाद प्रॉपर फीडबैक लो, एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, जब तक फीडबैक नहीं लोगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी, तो प्रॉपर फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद कम्युनिकेट करो प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी कि आज हम क्या करने वाले हैं और आपको एक ऐसे फायदा देगा फ्यूचर में। देन फॉलो अप जरूर लो कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। और लास्ट में अच्छे लिसनर भी बनो, सिर्फ स्पीकर मत बनो, सामने वाले की सुनो भी। तो ये 9 पॉइंट्स हैं, कोई भी 4-5 आप याद रख सकते हो। दैट इज इट बच्चों जी, डायरेक्टिंग भी समाप्त होता है। कल करेंगे कंट्रोलिंग और बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 आपका खत्म हो जाएगा। कब समय बीतता है ना पता नहीं चलता। तुमने दोबारा कर लिया पार्ट 1, बताओ नालायको, इतनी बढ़िया रिवीजन कर रहे हो। चलो करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर तरीके से। जहां जहां तुम्हें प्रॉब्लम आएगी उसको सबको सॉल्व करेंगे। पहले 31 तक ये रिवीजन निपटाना है, उसके बाद फिर और बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।